नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए आज हुए रवाना। पीएम मोदी ने कहा, साझेदार देशों से बातचीत के लिए उत्सुक। गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस साल गुजरात के भुज में हो रहा है बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम। चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन। ईवीएम व्यवस्था की जांच को लेकर जिला अधिकारियों के साथ कार्यशाला। एसआईआर के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई। छप्पनवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन करेंगे क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। राजदूतों के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी होंगे शामिल। और भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में रिकॉर्ड 9 स्वर्ण पदक समेत जीते 20 पदक। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर भारतीय मुक्केबाज ने जीता कम से कम एक पदक। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर चर्चा केंद्रित होगी। पीएम इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले चौथे G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय मुलाकात भी यहां पर करेंगे। G20 समिट से इतर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की ये चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 2016 में दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय यात्रा की थी और उसके बाद साल 2018 और 2023 में वहां 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक समुदाय के सामने रखेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting Johannesburg, South Africa from 21st to 23rd of November to attend the G20 Leaders Summit at the invitation of President of South Africa. This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the Global South. G20 ग्लोबल साउथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच है। इस दौरान प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वे विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। On the margins of G20 summit, PM will be participating in the IPSA India, Brazil, South Africa leaders meeting, as well as holding bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था, जिसे वैश्विक जगत ने सराहा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं इस शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित छठे IBSA शिखर सम्मेलन में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। BSF का 61वां स्थापना दिवस समारोह इस बार गुजरात के भुज में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज BSF के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर परेड में 12 राज्यों की टुकड़ियां, जिसमें कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और कछार शामिल हैं। इस परेड में महिला अधिकारी भी भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में BSF के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। BSF आतंकवाद के अलावा घुसपैठ, तस्करी और अवैध व्यापार मार्गों से भारत की सीमा की रक्षा करता आ रहा है। पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में BSF स्थापना दिवस की भव्य परेड की सलामी ली थी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग के दल के 4 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। आज चुनाव आयोग ने न्यू टाउन में EVM व्यवस्था की जांच को लेकर जिला अधिकारियों के साथ एक विशेष कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का नेतृत्व सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती कर रहे हैं। इस बैठक के 24 घंटे के भीतर मुख्य सचिव मनोज पंत भी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इससे अटकलें अब तेज हो गई है कि क्या मुख्य सचिव की ये बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे उस पत्र से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया और BLO को जारी कारण बताओ नोटिस की तार्किकता पर सवाल उठाए थे। राज्य सचिवालय के जिला अधिकारियों की अलग होने वाली बैठक से तनाव बढ़ गया है और इस बीच राज्य CEO कार्यालय सूत्रों के अनुसार कोलकाता उत्तर क्षेत्र के 7 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनुमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लापरवाही के आरोप में चुनाव आयोग ने आज दोपहर तक इन 7 BLO से जवाब मांगा है। राज्य CEO कार्यालय के मुताबिक 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच एकत्र किए गए एनुमरेशन फॉर्म में से 30% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य था, लेकिन इन 7 BLO ने केवल 4 से 8% तक ही डेटा दर्ज किया है। बंगाल में अब तक 99.7% एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि ऐप में दर्ज होने की दर सिर्फ 25.5% है। इधर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में 9वीं बार हो रही है। SIR रोकने वाला ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। SIR कोई नया बात नहीं है, 9th SIR हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से BLO को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर CEO के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, CEC के खिलाफ उनको गाली देना। SIR नो इलेक्शन। 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा।
चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपने कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। केरल सरकार ने प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए याचिका में मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है। केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई तो प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो सकता है। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निकायों में नई शासन व्यवस्था 21 दिसंबर को कार्यभार संभालने वाली है और इसलिए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि 21 दिसंबर तक एसआईआर की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया जाए। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इजराइल सीईओ फोरम में भाग लिया। इस दौरान दोनों देशों के उद्योग जगत की भागीदारी और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ इस फोरम को संबोधित करते हुए भारत ने व्यापार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया। फोरम में कृषि, जल, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और उच्च तकनीक नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस साझेदारी से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और तकनीकी विकास में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजराइल दौरे पर भारतीय हीरा व्यापारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने भारत इजराइल वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गेटवे टू ग्रोथ विषय पर आयोजित भारत इजराइल बिजनेस समिट को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत इजराइल के बीच सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर बात की। We had blasts in New Delhi, right in the heart of the capital. And I think both of us, the people of Israel, the people of India, have to work together to eliminate this problem of terrorism. We have to work together to ensure peace and security in both our countries. And as the Prime Minister of Israel, Mr. Netanyahu, mentioned, after the Delhi blasts last week, and I quote, "Terror may strike our cities, but it will never shake our souls." और अब बात गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। 56वें IFFI का उत्साह अपने चरम पर है और महोत्सव के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहने वाली है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मास्टर क्लास सत्र का भी शुभारंभ करेंगे। डॉक्टर एल मुरुगन दिन भर विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे और इसके तहत राजदूतों के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। समग्र रूप से इफ्फी का दूसरा दिन रचनात्मकता, संवाद और सीख से भरपूर रहने का वादा करता है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 2 बड़ी सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इस योजना में अब जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जलभराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान भी कवर होगा। एक पोस्ट में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन इसमें 2 नुकसान कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। पहला जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जलभराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। अगर जंगली जानवर फसलों का नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जलभराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। और देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर करीब 358 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर करीब 1502 लाख टन हो गया है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मूंग उत्पादन की बात की जाए तो इसका भी उत्पादन बढ़ा है, जो 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। मक्का का उत्पादन 434.09 लाख टन और श्री अन्न का उत्पादन 185.92 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर खुशी जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड करीब 430 लाख टन अनुमानित है। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई। जी हां, भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित करेगा। ये घोषणा रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की। रेलवे ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 22 नवंबर 2025 से पटना साहिब और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना से 23 नवंबर को सुबह 6:40 पर चलने वाली 22 कोच की ट्रेन 24 नवंबर को आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। वहीं 25 नवंबर को वापसी सेवा संचालित होगी। पुरानी दिल्ली से 22 से 25 नवंबर तक रोजाना सुबह 7 बजे एसी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से इन विशेष सेवाओं का लाभ उठाने की अपील भी की है। खबर के माध्यम से चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां कोरबा जिले में देश का पहला लिथियम ब्लॉक विकसित होने जा रहा है। भारत सरकार ने कटघोरा क्षेत्र में स्थित 256 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस ब्लॉक का आवंटन मैकिस साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को किया है। कंपनी ने यहां लिथियम के संभावित भंडार की खोज के लिए ड्रिलिंग, भूवैज्ञानिक मानचित्रण और अन्य सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिए हैं। जिला खनिज अधिकारी प्रमोद नायक ने बताया कि सर्वेक्षण के प्रारंभिक चरण में इस क्षेत्र में लिथियम के साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट की उपस्थिति भी पाई गई है। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्यूटिकल, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू होने पर इसका लाभ न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को मिलने की उम्मीद है।
इधर गुजरात के गोधरा में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। स्टेशन पे कॉल आया था कि रॉयल होटल के बाजू में एक लकड़े का गोडाउन था, उसके स्क्रैप और सब जत्था वहाँ मौजूद था, उस पे आग लग गई है। तो हमारे फायर स्टेशन की दमकल की 3 गाड़ियाँ फायर लोकेशन पर आके 2 घंटे कंटिन्यू पानी का मारा चालू रखा और अभी आग 90% कवर में है। अभी थोड़ी बहुत रही है, उस पर पानी चालू है। और भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने भारत से व्यापार बढ़ाने और अपने क्षेत्र में कार्गो हब स्थापित करने का आग्रह किया है। अजीजी ने नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की और अफगान एक्सपोर्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर बढ़ाने पर बात की। पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव देखते हुए तालिबान भारत को महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रहा है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजीलियाई खाद्य उत्पादों जिनमें बीफ, कॉफी, कोको, फल समेत कई वस्तुओं पर 40% टैरिफ हटा दिए हैं। ये टैरिफ जुलाई में ब्राजील को उसके पूर्व राष्ट्रपति और ट्रंप के सहयोगी जेयर बोल्सोनारो पर मुकदमा चलाने के दंड के रूप में लगाए गए थे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह आदेश 13 नवंबर से अमेरिका में ब्राजील के आयात को प्रभावित करेगा। साथ ही टैरिफ के दौरान वसूले गए शुल्क की वापसी की आवश्यकता भी हो सकती है। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के कुपियांस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस को पोक्रोव्स्क और वोवाचांस्क के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण का दावा गलत है। इससे पहले पुतिन ने वेस्ट ग्रुपिंग में कमांड पोस्ट का दौरा कर चीफ ऑफ स्टाफ और सेना के शीर्ष अधिकारियों से हालात की जानकारी भी ली। अमेरिका द्वारा रूस यूक्रेन शांति योजना प्रस्तावित किए जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा करेंगे। कीव में अमेरिकी सेना के सचिव डैनियल डिस्कॉल सहित एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने बैठक के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट में लिखते हुए कहा कि हमारी टीमें संघर्ष को समाप्त करने की योजना के बिंदुओं पर काम करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रचनात्मक, ईमानदार और तेज काम के लिए तैयार हैं। इसको लेकर व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इस योजना का समर्थन करते हैं। और आज विश्व मत्स्य दिवस है। एक ऐसा दिन जब दुनिया भर में समुद्री और ताजे पानी के संसाधनों की सुरक्षा और मत्स्य समुदायों के उत्थान पर जोर दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादकों में शामिल भारत तेजी से ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनता जा रहा है। तो पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट, देखिए। भारत का मत्स्य क्षेत्र तटों से लेकर गांव तक और परंपरा से लेकर आधुनिक तकनीक तक हर स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था, पोषण और रोजगार को नई दिशा दे रहा है। हमारे देश ने मत्स्य क्षेत्र में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसानों को दी गई मजबूत वित्तीय और तकनीकी सहायता के कारण भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 2024-25 में 104% की वृद्धि के साथ 195 लाख टन तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा एक दशक पहले यानी 2013-14 में लगभग 95.79 लाख टन था। इसके साथ ही हमारा देश समुद्री उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 2014-15 में 8वें स्थान से भारत ने 2024-25 तक ये महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में एक्वाकल्चर, कोल्ड चेन और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों में सुधार की बदौलत निर्यात बढ़कर $5.4 बिलियन से $7.2 बिलियन हो गया है।
टिकाऊ मत्स्य पालन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरा समुदायों की आजीविका की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला विश्व मत्स्य दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस साल का विश्व मत्स्य दिवस भारत का नीला परिवर्तन, समुद्री भोजन निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसके उद्देश्यों में समुद्री खाद्य और मीठे पानी के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, गुणवत्ता, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और अस्थायी मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी पहलों के माध्यम से सरकार मत्स्य फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हैचरीज, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और मछुआरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत 21,274.16 करोड़ रुपए की मत्स्य विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त मछुआरों और मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। देश में लैंड फिश फार्मिंग भी तेजी से बढ़ रही है। नई तकनीकों जैसे बायोफ्लॉक और RAS की मदद से छोटे किसान भी बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पा रहे हैं। मत्स्य पालन न सिर्फ भोजन सुरक्षा का एक बड़ा स्तंभ है, बल्कि ये ग्रामीण आजीविका का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए विश्व मत्स्य दिवस सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है, ताकि समुद्र की जीवंतता और मछुआरों की आजीविका दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और आपको बता दें कि ईडी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में व्यापक छापेमारी कर रही है। दोनों राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीमें कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया और दुर्गापुर सहित 24 लोकेशन पर छापे मार रही है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो यहां रांची जोनल के कार्यालय की टीम ने 18 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सबसे बड़ी कार्रवाई धनबाद में कोयला कारोबार से जुड़े बड़े नामों पर हुई है। ईडी ने कोयला व्यवसायी LB सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकानों पर रेड की है। टीमें सराय ढेला के देवबिला स्थित घर, बैंक मोड़ में शांति भवन, निरसा के टालडांगा में विनोद महतो के स्थान और भूली में सनी केशरी के ठिकानों पर पहुंची। यानी कि कुल मिलाकर करीब आधा दर्जन जगहों पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोनों भाई एक कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी चलाते हैं और कार्रवाई हाल में सामने आए कोयला स्कैम की जांच से जुड़ी हुई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि करीब 10 साल पहले BCCL के टेंडर घोटाले में CBI ने भी LB सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की ताज़ा रेड के बाद कोयला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी अब हलचल तेज हो गई है। जांच एजेंसी फिलहाल सभी स्थानों से दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। और न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।